नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि जागरण में। आज मैं इंडो गल्फ क्रॉप साइंस के ब्रांडिंग एंड डेवलपमेंट इंचार्ज अमित बीके खरे के साथ इनसे बातचीत करने के दौरान जानेंगे कि किसानों के लिए कंपनी क्या कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी हमारे कृषि जागरण में। थैंक यू। तो हमारा ये पहला सवाल ये कि प्रधानमंत्री की जो किसानों की आय दोगुनी करने की जो स्कीम है, जो योजना चल रही है, जिसपे काम किया जा रहा है, तो इसमें कंपनी का क्या योगदान है? थैंक यू फॉर आपने जो सवाल पूछा। प्रधानमंत्री की 2022 तक जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की जो एक योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। क्यों? क्योंकि जब हम अगर बात करें ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आसपास जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। हमारी जो प्रोडक्शन था वो 50 मैट्रिक टन के आसपास था। वो PM 480 में जो गेहूँ है अमेरिका से आता था, और यहाँ पे राशन के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो बुरी कंडीशन थी। उस समय स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन का एक स्टार्ट किया, नए नए बीज लाए, और यूपी वेस्टर्न के आसपास यहाँ गेहूँ की उत्पादकता बढ़ी, और धीमे धीमे करके हम आज आत्मनिर्भर हो पाए। अब हम आत्मनिर्भर तो हो गए। हुआ क्या कि हम जो पिछले 60 साल 70 साल से जो भी हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ पाई है, हमने प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया। हम जो भी हम पहले भी किया कि हम सिर्फ अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, पर एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ में हम इनकम नहीं बढ़ा पाए। तो यही जो एक गैप था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्शन तो हम बढ़ गए, हम आज बहुत सी क्रॉप है, मिल्क है, इन सब में पहले दूसरे स्थान पे है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है GDP में, वो 5वां कंट्रीब्यूशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे किसानों की जो हालत है वो वैसी है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ 10 महीने पहले एक राइटअप भी लिखा था, जिसमें मैंने बताया था, रिसर्च करके बताया था किस तरह से जो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है एग्रीकल्चर फोर्स की, वो भी जितनी 1950 में थी उतनी ऑलमोस्ट आज भी है। वो ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। तो अभी ज़रूरत है उनकी इनकम बढ़ाने की। इनकम मतलब नेट इनकम, जिसमें सारा आपका जो खर्चे हैं वो सब कम होने के बाद जो उनको इनकम आती है, वो इनकम बढ़ेगी कैसे? आपको प्रोडक्शन तो बढ़ाना भी है, पर उसके साथ में आपको उसका प्राइस जो है वो बढ़ाना है। अब इंडो गल्फ कहाँ यूज़ करता है, कहाँ इसकी हेल्प करता है? क्योंकि कंपनी हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, हम एग्रोकेमिकल, जिसे आप कह सकते हो एग्रोकेमिकल बनाते हैं, साथ में हम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, साथ साथ में जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो भी बहुत अच्छी रहती है। जब न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है तो उसका जो प्राइस है, द प्राइस कैन बी द गुड वन। मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा, हेल्दी प्रोडक्ट होगा तो हेल्दी उसका प्राइस मिलेगा, जिससे कि जब इनकम उसकी, और दूसरा साथ साथ में हम जो कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस करते हैं। हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स लो डोज मॉलिक्यूल्स हैं, जिससे कि रेसिड्यूअल जो इफेक्ट है क्रॉप में वो भी नहीं आता। दूसरा लो डोज है तो उसका कॉस्ट भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है फार्मर को, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इनपुट कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो गई, साथ में उसका प्रॉफिट, चूँकि हेल्दी क्रॉप बनी, हेल्दी प्रोडक्शन बढ़ा, न्यूट्रिशन प्रोडक्शन बढ़ा, उससे कि उसकी वैल्यू जो है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसको जो वैल्यू, उसकी नेट इनकम जो आई है, तो वो बहुत अच्छी उसको अच्छी मात्रा में आई है, जिससे जाहिर सी बात है उसकी इनकम बढ़ेगी। हम ऐसे और भी नए नए क्रांतिकारी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो आगे जाके किसानों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अमित जी, अगर बात करें कि पेस्टिसाइड्स के यूज यानी कीटनाशक के यूज की जो फार्मर्स करते हैं, तो उनसे आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट्स किस तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए आगे आते हैं? देखिए, कंपनी कोई भी जो एग्रीकल्चर में हो, जो एग्रीकल्चर की किसी भी ट्रेड में हो, एग्रीकल्चर में हो, अलाइड साइंसेज में हो, फार्म मैकेनाइजेशन में हो, भी हम सब का ये एक रोल बनता है कि हम कृषि को सेफ बनाएं, सुरक्षित बनाएं। क्योंकि अगर फार्मर है, किसान है, तो ही हम हैं। हमारे जो प्लेट में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आता है, वो सिर्फ फार्मर की ही गाड़ी कमाई से आता है, उसकी मेहनत से आता है। तो उनको सेव करना पहली प्रायोरिटी सबकी है। एज ए पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हमारा भी ये मानना है कि उनको किस तरह से हम एक सेफ और सुरक्षित माहौल दें, सेफ और सुरक्षित इन टर्म्स ऑफ केमिकल।
तो हम अपने हर प्रोडक्ट के साथ में एक एडवाइजरी रखते हैं, एक लीफलेट रखते हैं जिसको हम DFU भी बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको पत्रिका भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको पेपर भी बोलते हैं। हर जगह अलग अलग उसके नाम हैं। उस DFU में हर चीज़ अच्छे से अंकित होती है कि आपको कितनी मात्रा में प्रोडक्ट रखना है, कितनी मात्रा में पानी में रखना है, कैसे उसको यूज़ करना है, उसको फाइलर में जाना है, उसको स्प्रेड करना है, उसको पानी के साथ स्प्रे करना है, सब कुछ रिकमेंडेड होता है। हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं जो हर स्टेट में हैं, वो भी एक दे आर नॉट रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट एज पर जैसे कि चल रहा है मार्केट में। वो जो प्रोडक्ट है, जो केमिकल है, जितना डोज है, उसी के हिसाब से रिकमेंड करते हैं। हम अपने डीलर्स को जो हमारे बेचते हैं प्रोडक्ट, उनको भी हम यही बात आगे बढ़ाते हैं कि आप उतना ही रिकमेंड करो जितना रिकमेंडेड है, ना कि एक्स्ट्रा वन। कभी कभी बहुत से स्टेट में आ जाते हैं, भैया 100 ml डालना था, डीलर ने अपनी कमाई के लिए बोल दिया भाई तू 200 डाल दे। फिर होता क्या है कि किसान जब जाता है वो 200 ml डालता है पानी में, उसको कोई कलर नहीं दिखता, कोई खुशबू नहीं आती, सोचता है यार मज़ा नहीं आया, उसमें और 200 और डाल देता है, तो 4 गुने से ज़्यादा यूज़ होता है। इससे पेस्टिसाइड जो केसेस होते हैं, पॉइजन के केसेस होते हैं, वो सब बढ़ते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो भी मार्केट में है, वो जितना रिकमेंडेड CIB RC के थ्रू है, उसी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट आगे जाएंगे, क्योंकि उसी रिकमेंडेशन में ही अच्छा प्रोडक्शन आएगा, हेल्दी क्रॉप आएगी। तो ये हम हरदम इंश्योर करते हैं कि ऐसा हो। किसानों की सुरक्षा की बात करें तो कंपनी एक सेफ्टी किट प्रोवाइड कराती है, तो उस सेफ्टी किट के बारे में आप बताइए, क्या किस तरीके से वो हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए? जब भी मैं ये भी कहता हूँ, जब भी कोई भी किसान, कोई भी लेबर खेती में या फील्ड में पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रही है, तो दे शुड बी प्रॉपर ड्रेस्ड। उनको जो भी किट है, जो या तो गवर्नमेंट देती है, हम इंडोगल्फ हम खुद प्रोवाइड करते हैं। उस किट में मास्क होते हैं हमारे पास जो मुंह में लगाते हैं, कैप होती है, गॉगल होते हैं, एक एप्रिन होती है, ग्लव्स होते हैं। एक ऐसा भी कोई हिस्सा ना हो बॉडी का जो छूटा हुआ हो। दे शुड बी द प्रॉपर शूज। सारे हर एक अंग ढका होना चाहिए जब आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो, वो भले कितनी भी इंटेंसिटी का पेस्टिसाइड क्यों ना हो। इंटेंसिटी टॉक्सिसिटी के मतलब होता है उसका कि कौन सा ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, कौन सा कम है। आपने देखे होंगे कहीं कहीं रेड मार्क के पेस्टिसाइड होते हैं, कहीं ब्लू के होते हैं, कहीं येलो के होते हैं। ये डिफरेंट पैरामीटर हैं कि इसमें कितनी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। तो कोई भी पेस्टिसाइड किसान यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर ड्रेसअप होकर करें, चश्मा लगाएं, ग्लव्स लगाएं। जो हमारी इंडोगल्फ की जो किट है फार्मर किट, उसमें सब कुछ मुहैया कराते हैं। वो उन सब को पहनने के बाद ही पेस्टिसाइड स्प्रे करें। और एक और अच्छी जो रिकमेंडेड नोजल है, जिसके ऊपर अधिकतर हर आदमी बात नहीं करता, हर्बिसाइड को छिड़कने के लिए एक अलग ही टेक्निक होती है, उसकी नोजल डिफरेंट होती है। पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए उसकी नोजल, जो हम पंप में जो नोजल यूज़ करते हैं ना, वो नोजल अलग होती है। तो जिस प्रोडक्ट में जो नोजल रिकमेंडेड है, उस नोजल के साथ करें। और बहुत से ऐसे पैरामीटर होते हैं कि जिनको उनको देखना चाहिए। तो हमारी जो किट है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। ग्लव्स है, हमारे गॉगल है, एप्रिन है, कैप है, और भी 1-2 चीज़ और आइटम है उसमें। उन सब को वो फार्मर की सेफ्टी के लिए है, तो उनको भी तो क्या ये जो सुरक्षा किट है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे किसान यूज कर सकते हैं, इसकी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? हमारे सुरक्षा किट के अंदर ही एक लीफलेट होता है जिसमें उनको एक बिल्कुल पिक्चर्स के माध्यम से उनको बताया जाता है कि भैया ये ग्लव्स है, उसको ऐसे मारना है, ये जो मास्क है उसको कैसे ग्लव्स को पहनने हैं, एप्रिन को किस तरह से बांधना है, कैप को किस तरह से लगाना है, गॉगल्स को, और यहाँ तक कि नोजल भी किस तरह से रखने हैं। इसके साथ ये तो सिर्फ पेस्टिसाइड के मेथड हो गए। जब वो खरीदता है एक प्रोडक्ट किसी दुकान से, वहाँ से लेकर आफ्टर द यूज जो उसके कंटेनर बचते हैं, उनको भी किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है, वो सारी रिकमेंडेशन उस लीफलेट पे होती है, जिसको बड़े आराम से वो लिखा भी नहीं होता। वो उसमें माइनर आप कह सकते हो, लैंग्वेज बहुत माइनर है, लेकिन सब कुछ उसका चित्रण पे है, पिक्चर्स के पिक्टोरियल वे में है, जिसके आम आदमी जो अनपढ़ भी है वो भी बड़े आराम से उसको समझ जाएगा। आप हमारे किसानों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बहुत कुछ है।
अब लेकिन मैं शुरुआत 2-3 चीज़ों से ही करूँगा, जैसे कि जुडिशियल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, न्याय संगत जिसे हम कहते हैं। जितना रिकमेंडेड है कोई पेस्टिसाइड उतना ही आप डालिए, ना कि थोड़ा ज़्यादा, ना कि थोड़ा कम, क्योंकि एक निश्चित पैरामीटर होता है किसी भी पेस्टिसाइड का। उसी पैरामीटर पे वो उस पेस्ट को या उस घास फूस को या उस बीमारी को तभी खत्म कर सकता है। कभी भी ये मत सोचें कि भाई अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी तबीयत खराब अगर होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें 3 दिन का कोर्स देता है, सुबह शाम की 3 बार 6 डोज देता है। तो जल्दी अच्छे होने के लिए हम सारे के सारे डोज एक साथ तो नहीं खा लेते ना, हम प्रॉपर टाइम के साथ खाते हैं ना। पेस्टिसाइड भी वैसे ही है। पेस्टिसाइड भी दवाइयाँ हैं फसल के लिए। फसल की भी तबीयत खराब होती है, उसको भी कभी कीड़े लगते हैं, उसको भी कीट लगती है, तो उनके लिए प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइम, सुबह डालना है, शाम को डालना है, दिन में डालना है, दोपहर में डालना है, जो सब कुछ लिखा होता है उसी हिसाब से आप उसको पेस्टिसाइड को करें, उसको स्प्रे करें। जो रिकमेंडेड है स्प्रे छिड़काव से तो उसको छिड़काव करें, जो रिकमेंडेड है फोलियर पे स्प्रे पे उसको स्प्रे करें, जिस टेक्निक से है उसी टेक्निक से करें, जिस नोजल से है उस नोजल से करें। और ज़्यादा इसकी अगर इंफॉर्मेशन है तो अपने नियर अबाउट जो भी केवीकेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, आप उनसे संपर्क करें, वो आपको बता देंगे। दूसरा, पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करें। भारत में शायद सबसे कम पानी है, और हम बहुत सी सिटीज़, जो अभी यूएन की रिपोर्ट आई थी कि भारत की 20 सिटीज़ 0 डे पे पहुँचने वाली है, मतलब उनका पानी खत्म होने वाला है, जिनमें शिमला है, जिनमें बैंगलोर है, ऐसी बहुत सी शहर हैं। महाराष्ट्र के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी, लातूर वाला जो हम बहुत सुन चुके हैं, लातूर एरिया है, बुंदेलखंड के कुछ एरिया हैं जहाँ पानी है ही नहीं, खत्म होने वाला है। पर तो पानी को किस तरह से बचाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी जो है ना वो हमारी कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे बच्चों ने हमें एक तरह से निगरानी के लिए रखा है। तो हमारा ये सोचना है कि उसको कैसे, कितना अच्छी तरह से, कितना ज़्यादा हम उनको छोड़ के जाएं। तो जितना हो सके क्रॉप में ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करें, स्प्रिंकलर का यूज़ करें, फ्लोट की जगह जितना हम पानी जैसे बहा देते हैं, क्योंकि बहुत से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई हमें पौधे को पानी देना है, ना कि ज़मीन को। तो जहाँ पौधा है ड्रिप का यूज़ करें, स्प्रिंकलर का यूज़ करें। और जो इनसे इंटेंसिव एरिया है जहाँ पानी नहीं है वहाँ धान मत उगाएं। जरूरी नहीं कि वहाँ धान उगाएं, इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है। अब कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे हम अंडर वाटर यूज़ करके धान उगा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धान का वैल्यू आपको उतनी ही मिल रही है, लेकिन उस 1 किलो धान में, चावल में आपने कितने पैसों का पानी यूज़ कर लिया वो आप कभी नहीं जान पाओगे। वो आपका सोना था जो आपने धान के मूल में बेच दिया। तो अपनी जो क्रॉप है वो वैसे डिसाइड करें जैसा आपका एरिया है, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी क्या है। दूसरा, बारिश हमारे यहाँ पे अच्छी होती है, 100-1000 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो उस बारिश के पानी को हम कैसे बचाएं, ये भी हमें सोचना है। हम अपने गांव के निचले, जो भी हमारा जो किसान भाई हैं, उनके खेत, जितने भी खेत हैं उनमें एक निचला हिस्सा भी खेत का होता होगा, जो सबसे नीचे आता होगा। उस निचले हिस्से में एक छोटा सा पॉट बना लें, और सारे जो, जब बारिश हो रही है, सारे खेतों का पानी उसी में लाके डालें। तो वो पानी वहाँ पे स्टोर भी हो जाएगा। आसपास के एरिया के जो भी आपके कुएं हैं, जो भी आपका वाटर सोर्सेज हैं, उनका लेवल भी बढ़ेगा। और दूसरा, समर में जब आप कुछ खेती करोगे, जब पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा आएगी, तो वो जो पॉट है छोटा वाला, वो आपको उस पानी की किल्लत से दूर रखेगा। तो जितना पानी आप बचा सकते हो, नदियों का हमारा 70% या 80% पानी, बारिश का पानी नदियों के सहारे होते हैं, समुद्र में वेस्ट हो रहा है। उसको हम कैसे बचा सकते हैं वो हमें सोचना होगा। हमारा भूमिगत जल का इस्तेमाल हम कितना कम करें, उसके ऊपर जितना डिपेंडेंस हमारी कम रहे, वो सबसे अच्छी बात है। देन कैसे हम जो नई टेक्नोलॉजी है उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड में भी बहुत सी न्यू मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनको यूज़ करें, जिनका रेसिड्यूज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। फार्म मशीनरीज के बहुत सी टेक्नोलॉजी है, उनको यूज़ करें। और सिर्फ एक ट्रेडिशनल खेती ना करें कि आप सिर्फ गेहूँ उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती से आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली, वो वैसी रहेगी।
आप इसके साथ में बहुत अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे आप बी कीपिंग कर सकते हैं, आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप और बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब कर रखी है मछली पालन को लेकर। जो मैंने तालाब की बात करी थी उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको एलाइड साइंसेज के ऊपर जाना पड़ेगा, एलाइड एग्रीकल्चर के ऊपर। तो सिर्फ धान के हिसाब से मत रहिए, अपनी खेती जो है वो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से करिए, मार्केट में डिमांड क्या है। अब टाइम आ गया है कि किसानों को किसान बन के अपना काम नहीं करना है, किसानों को एक बिजनेसमैन बन के अपना काम करना है। जो मार्केट में ज़रूरत है वही उगाओ। जब आप वो उगाओगे तो आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी और डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी। अमित जी, आपने जो किसानों की सक्सेस के लिए जो बात कही वो बहुत ही अच्छी जानकारी थी, और इसके लिए कृषि जागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।